सो हेलो एवरीवन। और फिर हमने देखा था फ्रिक्शन का मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है। सो फ्रिक्शनल फोर्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहाँ पर। किस चीज़ के लिए फ्रिक्शनल फोर्स भी रोल प्ले करेगा? जब हम विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी को हम स्टडी करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तीन तरीके के जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर हमारे पूरे होते हैं। तो पहला फोर्स पीजीएफ मैंने बताया, फ्रिक्शनल फोर्स बताया, और कोरियोलिस फोर्स। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द हॉरिजॉन्टल विंड्स नियर द अर्थ सरफेस रिस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस, पीजीएफ, फ्रिक्शनल फोर्स एंड द कोरियोलिस फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ के नज़दीक, अर्थ के नज़दीक जो अर्थ के पास में है, सरफेस के पास में, पीजीएफ लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम अर्थ के पास जा रहे हैं, सरफेस के पास, तीन फोर्सेस लगते हैं। एक काम करता है पीजीएफ, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। एक काम करता है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से। मान लो ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट अगर रोटेट कर रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है, तो वहाँ पर ये लगता है हमारे पास में कोरियोलिस फोर्स। कौन सा फोर्स? कोरियोलिस फोर्स। और एक लगता है विंड की उल्टी डायरेक्शन में, जैसे विंड बह रही है इस तरफ, तो इसके उल्टी डायरेक्शन में हमको देखने को मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक तरीके से हमको रोक रहा है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हमको देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट हु डिस्क्राइब इट। ठीक है। फ्रेंच एक साइंटिस्ट थे उन्होंने कोरियोलिस फोर्स को बताया कि ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये हम चीज़ देखते हुए आ रहे हैं। टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में मोड़ लेगा, मैंने आपको बता दिया। द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी हाई वेलोसिटी, जितनी तेज़ स्पीड होगी, हाई वेलोसिटी मतलब बहुत तेज़ विंड है, ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो कोरियोलिस फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है। ये बात आपको समझ आई कि मान लो कि कोई विंड चल रही है 50 की स्पीड पर, 50 मीटर पर सेकंड, तो इस पर एक कोरियोलिस फोर्स लगेगा। ठीक है। और एक स्पीड चल रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, इस पर कोरियोलिस फोर्स चलेगा। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स 100 मीटर वाली विंड के ऊपर चला ना, ये फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है। ये वाला फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? जो 50 मीटर वाली विंड चल रही है उससे। ठीक है। सिंपल सी चीज़। चलिए आगे चलते हैं। द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अब ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या है? एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है, सबसे पहले मेरे को आपको अर्थ बनानी पड़ेगी। ठीक है। ये बन गई हमारी अर्थ। अब लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड होती है हमारी लाइंस, लेटी हुई लाइंस। ठीक है। लेटी हुई लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। कुछ इस तरीके से बनी हुई है पूरी अर्थ पे। अब ये हमारे पास में है इक्वेटर। क्या है हमारे पास में? इक्वेटर। बीच वाली जो लाइन है ये क्या होती है हमारी? इक्वेटर होता है। ठीक है। तो जब इक्वेटर से कोई भी लैटिट्यूड पे हम कोई लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये इक्वेटर से मैंने किसी भी लैटिट्यूड को, मान लो यहाँ पर एक मैंने लाइन बना दी, ठीक है, तो अब इस लाइन का और इस इक्वेटर से जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसको समझाना मुश्किल है क्योंकि 3D फिगर है। एक्चुअली में ये 2D नहीं है कि सर्कल बना दिया और मैं एंगल डायरेक्ट बना दूँ। ठीक है। तो 3D में एंगल आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, लेकिन स्टिल कोशिश कीजिए कि एंगल क्या बनेगा, जो भी एंगल बनेगा। तो ये जो लैटिट्यूड पे जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ लैटिट्यूड। कुल मिला के आप ये समझिए कि जो इक्वेटर है किस पे है, हमको सबको पता है कि इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर हमेशा हमारे पास में है 0 डिग्री पे। इक्वेटर किस पे है? इक्वेटर है 0 डिग्री पे। एक मिनट,
थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इक्वेटर है हमारे पास में 0 डिग्री पे इक्वेटर। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर और ऊपर जाएंगे तो 75 डिग्री, और यहाँ पे आता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, इसी को आप एंगल ऑफ लैटिट्यूड समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपली तो ये है। अब इसी को समझ लो कि जितना 0 डिग्री है, जितना जितना हम ऊपर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। इसी तरीके से नीचे डायरेक्शन में भी होता है, इधर भी 15 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, फिर 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, फिर 75 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चलते हैं वैसे वैसे जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स। पोल्स पे क्या है, मैक्सिमम, एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। ठीक है, एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर विंड, मान लीजिए कि कोई भी विंड अगर हमारे पास में चल रही है इक्वेटर पे कोई विंड चल रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में विंड चल रही है। ठीक है, ऐसे विंड चल रही है, इक्वेटर पे विंड चल रही है, तो इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स कितना लगेगा, 0। कोरियोलिस फोर्स इसके ऊपर लगेगा 0। कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट द इक्वेटर। और सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा, 90 डिग्री, इधर पोल्स पे। ये क्या है, ये दोनों है हमारे पोल्स, ये है हमारे पोल्स हैं। तो पोल्स पे लगेगा सबसे ज़्यादा फोर्स। ये हमारे पोल, नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो मान लो अगर कोई विंड इधर चल रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, कोई विंड अगर इस डायरेक्शन में चल रही है ऐसी, तो कोरियोलिस फोर्स बहुत तेज़ लगेगा, इसको फटाक से इधर धक्का भेजेगा कोरियोलिस फोर्स। बहुत तेज़ स्पीड से पोल्स की हवाएं किस तरफ मुड़ती हैं, इक्वेटर की तरफ मुड़ती हैं। ठीक है, बहुत तेज़ से हवाएं इस तरफ मुड़ती हैं, ये आप समझिए। ठीक है, और जैसे जैसे ये धीरे होएगा, मान लो कि अगर कोई हवा इधर चल रही है 30 डिग्री 40 डिग्री, तो कोरियोलिस फोर्स अप्लाई तो होगा राइट डायरेक्शन में। ठीक है, राइट डायरेक्शन में ही अप्लाई होगा, पर उसकी जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी कम होगी, और इक्वेटर पे आते आते कोरियोलिस फोर्स एकदम मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये चीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम लगा के इसको वापस रिवाइंड करके वापस पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर बोला है कि कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर, कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एन आइसोबार। ठीक है, इतनी हार्ड चीज़। फिर द हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड द लार्जर इज द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, अब भाई क्या लिखा हुआ है, इतनी हार्ड चीज़ है। देखो हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। ठीक है, मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ, पिंक कलर ले लेता हूँ, या फिर मैं कलर ले लेता हूँ कुछ ग्रीन का, डार्क ग्रीन। ठीक है, 3 फोर्सेस हमको बताने हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है हमेशा इस डायरेक्शन में। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हम लेके चलेंगे कि नीचे क्या है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। अब प्रेशर ग्रेडियंट के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स काम करेगा। हमेशा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में कोरियोलिस फोर्स कहाँ काम करता है, 90 डिग्री। मतलब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, इधर हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस डायरेक्शन में। अब इससे हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री की तरफ। जैसे हवा इधर से इधर जा रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो कोरियोलिस फोर्स कैसे लगेगा, सामने की तरफ 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ये है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये पीजीएफ की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है पीजीएफ की, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की। तो इससे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे क्या लगेगा हमारा, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, क्या लगेगा हमारा, कोरियोलिस फोर्स। द कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एन आइसोबार। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या बोला, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा आइसोबार के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी चीज़ भी ध्यान रखो कि मान लो आइसोबार्स बना रखे हैं बहुत सारे,
ये आइसोबार्स बन रखे हैं, ठीक है, आइसोबार्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा, अब आइसोबार का मतलब क्या कि ये एक लाइन है, नीचे वाली लाइन, तो इसकी हर जगह प्रेशर कितना होगा, इस लाइन का हर जगह प्रेशर होगा मान लो 100 मिली बार। तो इसका प्रेशर हर जगह क्या, 100 मिली बार, इधर भी 100 मिली बार, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह क्या है 100 मिली बार, इसलिए आइसोबार कहलाया। फिर ऊपर चलो तो ये मान लो 70 मिली बार, ठीक है, और ऊपर आओ तो मान लो ये 50 मिली बार, ठीक है, ये कितना है 50 मिली बार हो गया। और ऊपर जाइए तो ये हो जाएगा 25 मिली बार, ठीक है। मैंने कोई अप्रोक हिसाब से कैलकुलेशन नहीं लिया, मैंने ऐसे जस्ट इमेजिन करके बताया कि ऐसे ले सकते। अब बताइए हाई प्रेशर कहाँ है, हाई प्रेशर है नीचे, लो प्रेशर कहाँ है ऊपर। तो बताइए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहाँ लगेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स नीचे से ऊपर लगेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे लगेगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा आइसोबार के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर, आइसोबार के भी परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ऐसे। हर आइसोबार पे मैं पीजीएफ बना सकता हूँ। ये है हमारा पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है भाई। हाई प्रेशर का है 100 मिली बार पे, लो प्रेशर का है 25 मिली बार पे, तो नीचे से ऊपर ही जाएगा ना, तो पीजीएफ कहाँ लग रहा है, नीचे से ऊपर, मैंने एरो बना दिया तो पीजीएफ। और आइसोबार कैसा है, पैरेलल है, तो हमेशा इस आइसोबार के हमेशा परपेंडिकुलर क्या लगेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। ये बात आई समझ में। चलिए आगे चलते हैं। दो चीज़ें समझ गई, एक तो क्या है कि कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करता है, हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किसके परपेंडिकुलर काम करता है, हमारे आइसोबार के, ठीक है। अब हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द मोर इज द वेलोसिटी। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई दो जगहों पर प्रेशर अगर क्या है, मान लो देखो दो जगहों पर प्रेशर है, एक जगह पर प्रेशर है, एक जगह पर प्रेशर है 10 मिली बार और दूसरी जगह पर प्रेशर है 20 मिली बार, ठीक है। एक तो ये प्रेशर का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, दो जगहों में। तो बताइए यहाँ से यहाँ जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा ये ज़्यादा होगा, या फिर सेम चीज़ यहाँ पर है 10 मिली बार और यहाँ पर है 100 मिली बार। देखो प्रेशर में कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना था 10 मिली बार का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 90 मिली बार का। तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, पीजीएफ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पीजीएफ होगा वो ग्रेटर देन होगा यहाँ वाले पीजीएफ से, बस। तो अगर प्रेशर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, हवा के ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो हवा की रफ्तार भी उससे तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विल बी मोर, जहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विल बी मोर, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आई, ठीक है। As a result of these two forces operating perpendicular to each other in the low pressure areas, the wind blows around it, ठीक है। At the equator the Coriolis force is zero and the wind blows perpendicular to the isobars, ठीक है भाई। इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स काम ही नहीं करता, तो विंड कैसे बहती है, आइसोबार के परपेंडिकुलर, आइसोबार के परपेंडिकुलर। द लो प्रेशर गेट्स फिल्ड इंस्टेड ऑफ gets filled instead of getting intensified. That is the reason why tropical cyclones are not formed near the equator. अब क्या हो रहा है कि जो लो प्रेशर बनता है ना उसको हवा भर देती है। जैसे क्या होता है कि ये लो प्रेशर एरिया बन गया, ठीक है, ये लो प्रेशर एरिया बन गया। तो लो प्रेशर एरिया का क्या होता है, जनरली लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ बहुत विंड अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, इसको एनसर्कल कर लेती है, और बीच में लो प्रेशर होता है, और धीरे 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 स्पायरल मोशन में हवा में जाती है एयर हवा में जाती है, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बनते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश रहती है, साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। लेकिन जहाँ पर क्या है, देखो हम बात क्या कर रहे हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर में क्या है कि ये हवा इसके चारों तरफ ना भरने की बजाय, चारों तरफ ना घूमने की बजाय क्या करती है, हवा इसके अंदर चली जाती है, इस लो प्रेशर को ही ख़त्म कर देती है। भाई हवा चली गई अंदर तो लो प्रेशर बना ही नहीं, प्रेशर तो भर गया, ख़त्म हो गया। लो प्रेशर का मतलब क्या, कुछ वॉइड है, कुछ खाली जगह है, तो खाली जगह कुछ नहीं है तो वहाँ पर लो प्रेशर है, ठीक है। तो हवा अंदर चली जाती है, अंदर भर गई इसके, ठीक है, अंदर हर जगह से हवा भर गई, तो लो प्रेशर रहा ही नहीं। लो प्रेशर नहीं रहा तो वो हवा में इस तरीके से क्लाउड्स हवा में ऊपर नहीं फॉर्म हुए, ऊपर हवा में क्लाउड्स फॉर्म, भाई लो प्रेशर में ही तो ऊपर हवा जाती है, तो लो प्रेशर ही नहीं रहा तो हवा ऊपर जा ही नहीं पाई, हवा ऊपर नहीं जा पाई तो साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसलिए इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन फॉर्म नहीं होते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नो साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड एट इक्वेटर, ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, साइक्लोन्स इक्वेटर में फॉर्म नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं, ये चीज़ आगे समझ में। अब करते हैं प्रेशर एंड विंड। द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड आर द नेट रिजल्ट ऑफ द विंड जनरेटिंग फोर्सेस। ठीक है, द विंड्स इन द अपर एटमॉस्फेयर 2-3 किलोमीटर अबव द सरफेस आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन फोर्सेस। जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है तो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है, फ्रिक्शनल फोर्स का लगेगा सरफेस पे, जैसे मैंने बताया। तो जितना हम ऊपर जाएंगे अर्थ की सरफेस से तो फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाता है। When isobars are straight and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by the Coriolis force and the resultant wind blows parallel to the isobar. This wind is known as geostrophic wind. शायद पूरी आपकी ज्योग्राफी का सबसे हार्ड लाइंस ये हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर, पूरी बुक में। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको हार्ड लगे। ठीक है, पर ये वाली जो चीज़ जिसने समझ ली उसको ज्योग्राफी में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे समझना है, क्या कहा है इसने। पहले मेरी बात समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बुक में क्या लिखा है। ये हम वापस डायग्राम बना लेते हैं, ये वाला। इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। अब देखो क्या कहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मैं ध्यान से बना रहा हूँ विंड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन। कलर कोई दूसरा ले लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये डायरेक्शन है विंड की, विंड मूव कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या है हमारी, विंड। ये बह रही है विंड। ठीक है, या फिर हम मान लो कि विंड ऊपर ही इसी डायरेक्शन में फ्लो करवा देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये बह रही है विंड। ठीक है, ये है विंड। अब जैसे ही विंड यहाँ बह रही है तो मतलब कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगेगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इधर लग रहा है हमारा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब इसके आगे जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे मूव किया, कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, राइट डायरेक्शन में मुड़ता है। अभी हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर की। इस बात को ध्यान रखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ मोड़ता है विंड को। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा तो कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगेगा। अब देखिए इस जगह पे, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स यहाँ से हटके थोड़ा सा कैसा हो गया, ऐसे हो गया। कैसा हो गया, ऐसे। कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से मूव कर गया। ठीक है, तो विंड कैसी जाएगी, विंड थोड़ी सी ऐसे मूव करेगी। विंड से हमेशा कैसा होता है कोरियोलिस फोर्स, ये परपेंडिकुलर बनाए रख रहा है अपना, परपेंडिकुलर। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स चेंज नहीं हो रहा। देखिए क्या हुआ, विंड थोड़ी सी राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई है, कोरियोलिस फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इसके बाद अब क्या होगा, अब यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स थोड़ा और नीचे जाएगा इस तरीके से। देखिए ध्यान से देखो, कोरियोलिस फोर्स ऐसे जाएगा। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स ऐसे हुआ तो विंड की डायरेक्शन और राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई, और राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर दी विंड हमने। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले पूरी चीज़ ख़त्म हो जाने देना, उसके बाद में आप आराम से उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, पहले शांति से सुनिए। उसके बाद क्या हुआ, एट लास्ट वाले इसमें क्या होगा, इस वाले केस में कोरियोलिस फोर्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एकदम अपोजिट। किसके, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के एकदम अपोजिट क्या हो गया, कोरियोलिस फोर्स। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो अब विंड कैसे बहेगी, विंड विल फ्लो लाइक दिस। ठीक है, ये हमारी हो गई विंड। को समझ आई चीज़, विंड कैसे हो गई, इस तरीके से। यहाँ पर क्या था, कोरियोलिस फोर्स कुछ ऐसा था, तो विंड और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक साथ थे, कोरियोलिस फोर्स परपेंडिकुलर था।
थोड़ा सा कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा हुआ, विंड की डायरेक्शन और हुई, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ कोरियोलिस फोर्स, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो विंड थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई, और ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स चेंज हुआ तो विंड की डायरेक्शन और बढ़ी। लास्ट वाले केस में, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2, ये केस नंबर 3, ये केस नंबर 4, लास्ट वाले केस में क्या हुआ, कोरियोलिस फोर्स पीजीएफ को बैलेंस कर गया। तो जब कोरियोलिस फोर्स ने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस कर दिया, बैलेंस आउट कर दिया, तो विंड क्या हो गई, विंड फ्लो व्हेन कोरियोलिस फोर्स बैलेंस्ड आउट pressure gradient force, the wind started flowing parallel to, अब देखो विंड किसके पैरेलल टू फ्लो कर रही है, पैरेलल टू आइसोबार, विंड स्टार्ट फ्लोइंग पैरेलल टू आइसोबार। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स ने बैलेंस किया, किसको बैलेंस किया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को, तो विंड किसके डायरेक्शन में बहने लग गए, आइसोबार के। विंड कैसे बहने लग गई, ऐसे, देख पा रहे हैं आप, ये चीज़ कही है इसी लाइन में, ठीक है। तो वापस हम पढ़ते हैं, अब आपको पूरी चीज़ समझ आ जाएगी। देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, व्हेन आइसोबार्स when isobars are straight and when there is no friction, ठीक है, when isobars are straight and there is no friction the pressure gradient force is balanced by Coriolis force, ठीक है। आइसोबार्स कैसे हैं, सीधे और कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का मतलब हवा में बहुत ऊपर है। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे होता है, कोरियोलिस फोर्स के बैलेंस। द रिजल्टेंट विंड ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार, ठीक है, ये आ गई इंपॉर्टेंट चीज, पैरेलल टू द आइसोबार। ये देखो, when isobars are straight and when there is no friction the pressure gradient force is balanced by Coriolis force and the resultant wind blows parallel to the isobar। कुछ ऐसा ही केस हो रहा है हमारे साथ यहाँ पे भी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस किया कोरियोलिस फोर्स ने, विंड बहने लग गई आइसोबार के पैरेलल। ये सब क्या है, ये सब हमारे आइसोबार ही तो हैं, ये सब क्या है हमारे, ये सब आइसोबार है, ठीक है। तो इसके पैरेलल बहने लग गई, ठीक है। तो अब इस विंड को हम क्या कहा, इस विंड को हमने कहा, यहाँ पे देखिए, ये जो विंड है, ये वाली विंड, ये वाली विंड, इसका एक स्पेशल नाम रखा गया, स्पेशल वाली विंड का नाम रखा क्या गया, दिस विंड इज कॉल्ड एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। दिस विंड इज कॉल्ड जियोस्ट्रॉफिक विंड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जा सकती है। इस विंड का नाम क्या होता है, जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है। अब वापस हाईलाइट करके लिख सकते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड। क्या विंड होती है, कौन सी विंड होती है, आपको समझ आया। जब जब, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब जब को प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को कोरियोलिस फोर्स बैलेंस कर देगा तो जो विंड की डायरेक्शन होगी वो आइसोबार के क्या होगी, पैरेलल होगी। आइसोबार का भी मतलब पता है आपको, अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का भी मतलब पता है, कोरियोलिस फोर्स का भी मतलब पता है, ठीक है। तो जो विंड की डायरेक्शन होगी पैरेलल टू क्या होगी, आइसोबार होगी, और पैरेलल टू आइसोबार वाली विंड को क्या कहते हैं हम, जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इसके जो बाद का डिस्कशन है, काफ़ी आज की क्लास कॉन्सेप्ट वाली हैवी थी, तो इसका जो बाद का डिस्कशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर बाकी है तो वो हम आराम से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये चीज़ हम देख लेंगे, थोड़ा बहुत
पढ़ा है। जो सेल्स बाकी हैं, सेल्स पढ़ना बहुत इजी है। फेरल सेल, हेडली सेल, पोलर सेल है, वो पढ़ना बहुत इजी है। ठीक है, पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो। और ये वाला सर्कुलेशन जो है, कौन सी जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स है, ये 15-20 मिनट का पोर्शन है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद में फिर 2 से 3 पेज है। एक साइक्लोन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे, तो साइक्लोन्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगली क्लास या अगली से अगली क्लास, 2 क्लास में ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।